नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या करनी है आपको तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे करेंगे बातचीत और जानेंगे बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। साथ ही हमारे साथ आज है खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। आज पूरी रिसर्च टीम है, उनका भी परिचय करा दे। कुशल से जानेंगे आज के बाजार का हाल और कैसे रहेंगे इन्फोसिस के नतीजे। मानसिया में बताएंगे दिल्ली एनसीआर में क्यों बढ़ी घरों की बिक्री। देवांशी से जानेंगे क्यों चुस्त रही कॉफी शेयरों की चाल। पूजा बताएंगे एचडीएफसी बैंक को नुकसान से आईसीआईसीआई बैंक को कैसे हुआ फायदा। और ब्रजेश से हम जानेंगे पीएनबी हाउसिंग केस में सेबी की क्या है दलील। बातचीत शुरू करें अपने तमाम सहयोगियों से, उससे पहले जानना जरूरी है आज के बाजार का कारोबार। तो हमने देखा आज दिन भर दमदार तेजी के साथ बाजार में हुआ कारोबार और आखिरकार निफ्टी 120 अंकों के उछाल के साथ 15,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में देखी 400 अंकों की तेजी और ये 52,800 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक 475 अंकों की तेजी के साथ 35,675 के पास बंद हुआ। और सेक्टर स्पेसिफिक आईटी और एफएमसीजी में कैसा एक्शन था। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर आज सभी सेक्टर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज मिले हैं। आज दोनों ही एफआईआईज और डीआईआईज में खरीदारी देखने को मिली। मोर्चे पर एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 114 करोड़ रुपए की खरीदारी की, तो डीआईआईज ने आज 344 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज आए जोरदार एक्शन की वजह। दमदार ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त तेजी का एक्शन देखने को मिला और ओपनिंग तो दमदार हुई, क्लोजिंग भी दमदार हुई। नहीं तो पिछले दो सेशन से ऐसा हो रहा था शुक्रवार और सोमवार को कि मजबूत तो खुल जाते लेकिन बंद होते होते बाजार पर दबाव बनता हुआ दिखता। लेकिन आज का सेशन थोड़ा अलग था, उसकी एक से ज्यादा वजह थी। पहला, अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है। भले अंकों के लिहाज से 125 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और डाउ कल के सेशन में, लेकिन उम्मीद कमजोरी की थी क्योंकि परसों जब भारतीय बाजार बंद हुए, माफ कीजिएगा कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। उसके विपरीत अमेरिका में डाउ, एसएनपी और नेस्डेक तीनों ने रिकॉर्ड हाई बनाए। डाउ ने क्लोजिंग बेसिस पे, एसएनपी और नेस्डेक ने क्लोजिंग और इंटरडे बेसिस दोनों पर। तो यानी कि भरपूर तेजी का माहौल अमेरिकी बाजारों में रहा। तो पहला संकेत वहां से आता दिखा। दूसरा संकेत हमारे अपने बाजारों का था और वो था पुट कॉल रेशियो। 0.87 के आसपास का पुट कॉल रेशियो, यानी कि वायदा कारोबार में काफ़ी ओवरसोल्ड मार्केट हो चुके थे और ऐसे में ऊपर बढ़ने के लिए किसी एक ट्रिगर की जो जरूरत थी, शॉर्ट कवरिंग की जो जरूरत थी, वो अमेरिका से आ गया। और तीसरा कारण जो था भारतीय बाजारों में बढ़ने का वो ये कि कल के सेशन में एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा। हालांकि कैश मार्केट में उन्होंने बेचा था लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स उतने ही खरीदे और उस लिहाज से थोड़ा सा दबाव कम होता दिखा और घरेलू फंड की तरफ से भी हल्की फुल्की खरीदारी के आंकड़े आए। तो इन तीनों फैक्टर्स ने बाजार में आज जोश भरा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो पहले से एक्शन में है ही और उस एक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंचते हुए दिखे, नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे और वहां पर भरपूर तेजी होती हुई दिखी। तो इन तीन कारणों के चलते भारतीय बाजारों में एक्शन भरपूर हुआ। अब आज की जो क्लोजिंग थी वो बड़ी अहमियत वाली थी। निफ्टी फिर से 15,800 के ऊपर डे हाई के नजदीक बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन ज्यादा बेहतर क्लोजिंग आई बैंक निफ्टी की। अब तक की इस रनअप में 35,575 की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली थी बैंक निफ्टी, उससे भी 100 पॉइंट ऊपर जाकर बंद होने में कामयाब रहा। तो क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दी और एक 35,800 के आसपास जो लगातार रुकावट बनी हुई है उसको ब्रेकआउट करने के लिए बैंक निफ्टी तैयार होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है एक दो दिनों में इस एक्सपायरी तक आपको बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में और आता हुआ नजर आए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तो तेजी का रुझान बरकरार है ही, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है और कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स अब भी तेजी के मूड में हैं। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों के विपरीत आज बाजार में ज्यादा बेहतर तेजी का माहौल था, ज्यादा मजबूती का माहौल था। दिन भर कोई खास करेक्शन आया नहीं और दिन में ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे हमारे आज के बाजार। अब कल के लिए क्या खास तैयारी आपको करनी है बाजार पर, ये समझेंगे अनिल जी से थोड़ी देर में। उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी जानते हैं और डिटेल में। कुशल गुप्ता का रुख कर लेते हैं। कुशल, जरा बताएं आज के कारोबार में कौन से सेक्टर में थी नरमी और कहां पर रहा भरपूर एक्शन।
जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजारों में आज शानदार रिबाउंड हमें देखने को मिला। खासकर निफ्टी अगर आप देखें तो 100 अंकों की तेजी के साथ यहां पर कारोबार करते हुए नजर आए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में बैंकिंग सेक्टर्स जो थे वो काफी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर निकल कर आया। गिरने वाले शेयरों की सूची में अदानी पोर्ट्स जो है लीड करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज शानदार बढ़त देखने को मिली, जिसमें सीडीएसएल, बीएससी जैसे स्टॉक्स में 10% से ज्यादा का उछाल आपको रिकॉर्ड होता हुए नजर आया। बैंकिंग स्पेस की बात करें तो दिग्गज बैंक्स तो साथ में फोकस में थे ही। इसके अलावा अगर आप मेटल स्पेस की भी बात करें तो यहां पर भी दमदार तेजी हमें देखने को मिली। मिसाल के तौर पर वेल्सपन कॉर्प यहां पर शानदार आउट परफॉर्मेंस थी और ऑयल एंड गैस स्पेस में भी जीएसपीएल, अदानी, टोटल गैस गेन्स दिखाते हुए नजर आए। फार्मा स्पेस की जहां तक बात है यहां पर भी अच्छी बढ़त रही, जिसमें सन फार्मा और बिंदु फार्मा जैसे स्टॉक्स अच्छी गेन्स के साथ क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल्स की बात करें तो यहां पर कैनफिन होम्स, महिंद्रा हॉलीडेज जैसे स्टॉक्स सुमित जी, शशि जी ने रेकमेंड किए थे और दमदार तेजी हमें आज के सत्र में इन सब शेयरों में बनती हुई नजर आई। तो ओवरऑल काफी बाजार की ब्रेड जो है बेहतरीन रही आज के सत्र में। तो विकास जी, आज बाजार में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। आगे वाले दिनों के लिए क्या प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं? बाजार की चाल कौन से संकेतों पर निर्भर कर सकती है, ये आपसे समझेंगे। कल के लिए इंट्राडे पिक आज आप कौन सी देने वाले हैं और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर? बिल्कुल स्वाति, एक दमदार तेजी हमने आज देखी बाजार में। कई दिनों के विपरीत जब हम बाजार में खुलते तो काफी मजबूत है, बट बाय एंड ऑफ द डे रैली फिजल आउट हो जाती है। उसके विपरीत आज हमने शुरुआत भी अच्छी करी और उसके बाद वो तेजी लगातार बढ़ती गई और हम ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास बंद हुए। तो बाजार में सेंटिमेंट्स बिल्कुल पॉजिटिव है और एफआईआईज की भी जो बिकवाली है वो कम हुई है। आज शायद थोड़ी बहुत खरीदारी भी करी है उन्होंने। तो मुझे लगता है ये जो तेजी है बिल्कुल बरकरार रहेगी और एक बार कुछ टेक्निकल लेवल्स ब्रीच होंगे ऊपर साइड पे तो शॉर्ट कवरिंग ही इसको पुश कर देगी। तो मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल तेजी का ही रुख रखना चाहिए और बाकी इतने एलिवेटेड लेवल्स पे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में, अच्छे सेक्टर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बाकी कल के लिए जो मेरा पसंदीदा पिक है, जो टॉप पिक रहेगा, वो रहेगा एनएमडीसी। आज बाजार बंद होते होते खबर आने लगी कि एनएमडीसी का जो एनएमडीसी स्टील का जो इनका सेगमेंट है उसको डीमर्ज करने का अप्रूवल मिल गया है, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और एनएमडीसी स्टील को कंपनी अलग से लिस्ट करेंगी और एनएमडीसी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उसके शेयर भी मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। चूंकि बाजार बंद होते होते ये खबर आई तो उसका पूरा रिएक्शन बाजार ने आज दिखाया नहीं। बाकी फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है और हाल ही में ये अपने उछले लेवल से काफी करेक्ट हुआ है, बिकॉज ये जो ओएफएस आया था हाल ही में तो उसका एक हैंगओवर के कारण स्टॉक निचले लेवल्स पे ट्रेड करा था और वहां से आज थोड़ी बहुत हल्की तेजी हुई है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से और शानदार अपसाइड दिखाएगा। हालांकि एफएनओ के बैन में है तो कैश मार्केट में खरीदना पड़ेगा, बट कल के लिए मेरा इसमें 185 का टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है इसमें 165 रुपए का। और बाकी जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है तो पोजिशनल मेरा पिक रहेगा कल के लिए ऑरोबिंदो फार्मा। एक फार्मा कंपनी है, दिग्गज फार्मा कंपनी। आज इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो फ्लैग एंड में एक अच्छा खासा मोमेंटम था और मुझे लगता है जिस तरह से इन्होंने हाल ही में अपने जो इंजेक्टेबल बिजनेस को डीमर्ज किया है, मुझे लगता है वहां से कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आने वाले दिनों में हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए। और वैसे भी फंडामेंटली वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। 9-10 के मल्टीपल पे ये फार्मा स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इसके पीएस करीबन 25-30 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा स्टॉक और इन लेवल्स पे खरीदा जाना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली 1025 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 935 रुपए। विकास सेठी जी की राय, एनएमडीसी में इंट्राडे खरीदारी आप कर सकते हैं और ऑरोबिंदो फार्मा में हफ्ते भर का नजरिया रखने का सुझाव उन्होंने दिया है। बातचीत जारी रहेगी हमारे विकास जी से, लेकिन कुछ सेक्टर स्पेसिफिक खबरों में आज अच्छी खबर रियल एस्टेट स्पेस से आ रही है। दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर हमने देखा है घरों की बिक्री में इजाफा हुआ है और क्या खास है यहाँ पर खास तौर पर रियल एस्टेट स्पेस में, समझते हैं। मानसी दवे है हमारे साथ, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अप्रैल से जून के बीच दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री में 50% तक की बढ़त देखने को मिली है। जी हां, सालाना आधार पर ये डेटा मैं आपको बता रही हूं। 1886 यूनिट से बिक्री बढ़कर 2828 यूनिट पर जाती हुई देखने को मिली है। मांग में लगातार बढ़त के चलते ये तेजी आई है। दिल्ली एनसीआर के अलावा अहमदाबाद और हैदराबाद, ये 2 और शहर हैं जो टॉप 7 सिटीज की अगर बात करें जो कि सबसे आगे बिक्री के तर्ज पर है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट में कटौती और आकर्षक होम लोन के चलते बिक्री में लगातार बढ़त हम देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बिक्री में बढ़त की सबसे बड़ी वजह यही है।
कोरोना की दूसरी लहर में भी दिल्ली एनसीआर सबसे कम प्रभावित रहा। देश भर में बिक्री की अगर बात करें तो उसमें दिल्ली एनसीआर ने 18% योगदान दिया है। अब अगर रीजन वाइज सेल्स परसेंटेज देखें, गुरुग्राम 36%, नोएडा ग्रेटर नोएडा 34%, फरीदाबाद 18%, वहीं गाजियाबाद 12% तक की सेल्स देखने को मिली है। ये दिल्ली एनसीआर में सेल्स रीजन वाइज हम आपको बता रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते डेवलपर्स ने नए लॉन्चेस नहीं किए हैं और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही साबित हुआ है, पॉजिटिव ही साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भरपूर मात्रा में बिना बिके हुए घर है, जो कि बेचने में काफी फायदा इसी से मिलता हुआ दिखा है, क्योंकि दूसरी लहर थी तो नए लॉन्चेस बिल्डर्स ने नहीं किए और शहर की अनसोल्ड इन्वेंट्री की समस्या जो है वो अपने आप ही कम होती हुई अब दिख रही है। इन्हीं खबरों के चलते, इसी बिक्री में बढ़त के चलते दिल्ली से जुड़े, एनसीआर से जुड़े जो रियल एस्टेट बेस्ड कंपनियां हैं उस पर फोकस होना चाहिए, जैसे कि डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आशियाना हाउसिंग, अंसल एपीआई, अनंतराज, पासवानाथ, ये तमाम स्टॉक्स पर नजर रखिए। एक्शन इन तमाम शेयरों में देखने को मिल रहा है। तो चलिए, अच्छा है दिल्ली एनसीआर में लोग घर खरीदारी कर रहे हैं। विकास जी, रियल एस्टेट स्पेस में आपका कोई फेवरेट शेयर? बिल्कुल स्वाति, इस सेक्टर पे बुलिश रहा हूं और मैंने एफ&ओ वाले स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ को तो कई बार रिकमेंड किया है, बट जो कैश मार्केट के रियल एस्टेट स्टॉक्स है, जैसे हाल ही में मैंने प्रेस्टीज एस्टेट जो कि साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है उसको रिकमेंड किया नेशनल लेवल्स पे, वहां से अच्छे अपसाइड देखने को मिले। उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर पे काम करने वाली कैपेसिटी इंफ्रा पे मैं बुलिश रहा हूँ। 200 के लेवल्स पे मैंने रिकमेंड करा था, वो स्टॉक भी आजकल 240-45 के आसपास ट्रेड करने लगा है। और बाकी भी जो बॉम्बे बेस्ड और रियल एस्टेट स्टॉक्स है, जैसे ओबरॉय रियल्टी है, अजमेरा रियल्टी है, ये सब स्टॉक्स पसंद है और मुझे लगता है बिल्कुल अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर के इन स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ से भी और अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। खबरों के दम पर रियल एस्टेट स्पेस में काफी अच्छा हम एक एक्शन देखने को हमें मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ आने वाले नतीजों पर अब कर लेते हैं चर्चा। कल आएंगे इन्फोसिस के नतीजे, क्या रह सकता है? खास अनुमान लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी कुशल। एक बार फिर से करते हैं उनका रुख, बताइए कुशल। जी, तो इन्फोसिस के स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद लगाई जा रही है Q1 FY22 में। इनफैक्ट कंपनी की जो डॉलर आया है वहां पर 4% की बढ़त के साथ 375.6 करोड़ डॉलर हम अनुमान करके चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी की जो डील विंस हुई थी पहले वहां पर अच्छा अब रेवेन्यू ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। पर दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन्स ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगी, ना तो बढ़ेंगी ना घटेगी। 24.2% जो है यहाँ पर हमारा एस्टिमेट है। पिछले क्वार्टर में 24.5% पर कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स थी। मुनाफे की जहां तक बात है, करीब 6.5% की बढ़त के साथ जो है 5400 करोड़ रुपए का वैल्यू जो है कंपनी एज मुनाफा पोस्ट करती हुई दिख सकती है। और साथ ही FY22 की जो गाइडेंस है वो भी अपवर्ड रिवीजन हमारी एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो डिमांड कमेंट्री है वहां पर हमें फोकस करना होगा और किस तरह से आगे मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं, क्या कंपनी की स्ट्रैटेजी है उस चीज को लेकर, यहां पर हमारा बड़ा फोकस रहेगा नतीजों के साथ साथ। चलिए, ये हमने इन्फोसिस के आने वाले नतीजों पर की चर्चा। आगे बढ़ते हैं, HDFC बैंक की बात करते हैं। HDFC बैंक को नुकसान से ICICI बैंक को कैसे फायदा हुआ, मतलब एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान कैसे? पूजा त्रिपाठी से समझते हैं पूरी खबर, बताइए पूजा। क्रेडिट कार्ड मार्केट में अब देश के दो बड़े दिग्गज बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक के बीच अब कांटे की टक्कर होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि RBI ने बैंक के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था HDFC बैंक के ऊपर कि वो दिसंबर से मई के बीच नए कार्ड जारी नहीं कर सकती, उसके चलते क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में देश का सबसे बड़ा मार्केट जो बैंक के पास था अब वो कहीं ना कहीं खोते हुए दिखाई दे रहा है। और प्रतिबंध के चलते बैंक के क्रेडिट कार्ड में करीब 5 लाख की कमी आई है। लेकिन इसका जो फायदा मिला है वो बाकी बैंकों को मिला है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी था इसमें ICICI बैंक। पिछले 9 महीने में 10 लाख नए ग्राहक जुड़े ICICI बैंक के साथ। नवंबर 2020 से मई 2021 के बीच करीब 11 लाख कार्ड जुड़े हैं और अमेजॉन के साथ करार करने के बाद ICICI बैंक को काफी ज्यादा फायदा मिला है। इसका फायदा दूसरे बैंकों को भी मिला। SBI कार्ड्स, एक्सिस बैंक, RBL बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक थे जिनको की HDFC बैंक का जो खुदा हुआ मार्केट शेयर था उससे इन बैंकों को काफी ज्यादा फायदा मिला। चलिए, ये तो हमने समझी पूरी खबर पूजा से। अब PNB हाउसिंग को लेकर बड़ी खबर है। PNB हाउसिंग केस में सेबी ने दलील पेश की अपनी तरफ से। पूरी खबर को और अच्छे से समझते हैं। ब्रजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी शामिल है। ब्रजेश, जरा बताएं सेबी की दलील PNB हाउसिंग मामले में क्या मायने हैं इसके?
आज की सुनवाई के दौरान सेबी की ओर से मुख्य तौर पर 2 सवालों के जो जवाब थे वो दिए गए बहस के दौरान। पहला ये कि सेबी के ऊपर ये सवाल उठाया गया था कि सेबी ने इस मामले में बिना वजह दखल दिया। इस पर सेबी ने कहा कि जहां भी कोई ऐसा फैसला हो, यहाँ पर खासतौर पर ऐसा एक फैसला हो रहा था जिसका असर मार्केट पर पड़ता, शेयरों की कीमत पर पड़ता और उस वजह से जो छोटे निवेशक हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं जो, उनके हितों पर पड़ता। इसलिए सेबी का दखल देना जरूरी था इस मामले में, क्योंकि सेबी ने ये भी कहा कि ये जो था यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल दूसरे कंपनी के पास जा रहा था और मैनेजमेंट कंट्रोल जा रहा था, इसलिए ओपन ऑफर लाने की भी शर्त थी और इस वजह से जो शेयर के प्राइस हैं उन पर भी फर्क पड़ना था। इस वजह से सेबी ने इस मामले में दखल दिया और इस दखल के लिए कंपनीज एक्ट के तहत और सेबी एक्ट दोनों के तहत उसके पास अधिकार हैं। तो पहला मुद्दा जो था वो ये था। दूसरा जो ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से ये कहा गया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो आईसीटीआर के रेगुलेशन हैं वो दोनों आपस में टकराते हैं। इस पर सेबी ने कहा कि दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं है और ये सिर्फ आईसीटीआर के तहत जो कीमत तय की जाती है वो सिर्फ इसलिए तय की जाती है कि एक मिनिमम फ्लोर प्राइस रहे, ताकि कम से कम एक मिनिमम भाव जो है, रेट जो है शेयर का, वो निवेशकों को मिले। और अगर इसके ऊपर भाव जाता है, मान लीजिए वैल्यूएशन होता है और उसका भाव ऊपर जाता है, तो ये भी तय है कि वो जो ऊंचे रेट का भाव होगा वो भाव जो है वो माना जाएगा निवेशकों के लिए। तो कुल मिलाकर इन 2 मुद्दों पर जो है सफाई आज सैट में बहस हुई और इस पर सेबी ने अपना पक्ष रखा। इस मामले में सुनवाई जो है शुक्रवार को भी जारी रहेगी और सेबी अपना पक्ष रखेगी। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार के लिए अहम संकेत और क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्की सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे थे 25-30 पॉइंट नीचे, और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अमेरिकी बाजार मजबूत रहे। लेकिन हाँ, नैस्डैक फ्यूचर आज भी ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। सपोर्ट रेंज धीमे धीमे बाजार की ऊपर की तरफ आती हुई दिख रही है। 15,700 15,750 कल के लिए सपोर्ट का काम करेगी। तुरंत प्रभाव से उसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल दिखता है और ऊपरी स्तरों पर 15,850 15,900 हल्की रुकावट का लेवल आप मानकर चल सकते। तो 15,700 15,900 ब्रॉडली रेंज यही निफ्टी की नजर आ रही है। देखते क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ब्रेकआउट की तैयारी है। 35,200 35,300 मजबूत सपोर्ट के तौर पर कल बैंक निफ्टी पर रह सकता है और एक बार 35,800 के पार निकलकर टिके तो फिर 35,950 36,100 की रेंज बैंक निफ्टी पर भी आती हुई दिख सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा। कल कैबिनेट की बैठक है। टेक्सटाइल शेयरों को लेकर एक एक्सपोर्टर्स के लिए बढ़िया पॉलिसी एक्सटेंड होने की संभावनाएं बताई जा रही है। टेक्सटाइल शेयरों में भरपूर एक्शन है, कल भी रहना चाहिए। रियल एस्टेट शेयर हुए मिड कैप्स में, साथ ही सीमेंट शेयर हुए। ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो भरपूर एक्शन में दिख रहे हैं और कल भी कैश मार्केट के स्टॉक्स आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कल के बाजार पर जानिए आपने स्ट्रैटेजी। आइए अब देखते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल का ऑप्शन में। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से करते हैं बात। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर बताएंगे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी? गुड इवनिंग। आज जिस तरीके से मार्केट ने क्लोज दिया है 15,800 के ऊपर, तो हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से और कंटिन्यू रहेगा। तो 15,800 का कॉल ऑप्शन ही बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 59 रुपीज के आसपास। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 38 रुपीज का और हमें लगता है इसमें टारगेट जो आना चाहिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी का मूव यहाँ से एक्सटेंड होकर 15,870 15,900 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। तो इस ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 105 रुपए से 110 रुपए तक के। तो तेजी का ही ट्रेड करना है 15,800 की कॉल ऑप्शन बाय करके। आज के सेशन में एसबीआई लाइफ का काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और जिस तरीके से स्टॉक में आज एक्शन देखने को मिली, हमें लगता है कल के सेशन में भी ये स्टॉक अच्छा मूव दिखाते हुए दिखेगा। तो एसबीआई लाइफ भी कल के सेशन में बाय किया जा सकता है 1,040 के स्टॉप लॉस से। टारगेट हम सजेस्ट करेंगे 1,090 के आसपास। तो निफ्टी में तेजी करनी है 15,800 के कॉल ऑप्शन को बाय करके और एसबीआई लाइफ भी बाय किया जा सकता है कल के सेशन के लिए। शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। विकास जी आपके पास आएंगे और जानेंगे आपके लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल स्वाति, जो मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है, मेरा पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है आईईएफ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि आज 409 के लेवल पे बंद हुआ है। आज हमने बाजार में देखा जितने ये एक्सचेंज वाला जो सेगमेंट है, जैसे बीएससी है, एमसीएक्स है, आईईएक्स है, सब में एक अच्छी तेजी थी। हालांकि आईईएक्स उतना ज्यादा नहीं बढ़ा,
बट ये एक दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। पावर ट्रेडिंग में एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। आप बिजनेस फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड है, अराउंड 89% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, 45% का आरओई है, और बाकी काफी नामी गिरामी फंड्स और एफआईआईज इसमें निवेशित है, और इवन यूएस की एमआईटी भी इसमें 2-2.5% की हिस्सेदारी रखती है। और फिर हाल ही में इन्होंने अपनी सब्सिडरी जो इंडियन गैस एक्सचेंज है उसमें भी अपनी हिस्सेदारी गेल को 5%, फिर अडानी गैस, टोरेंट गैस, इन सबको 5% दी है। फिर एनएससी भी इंटरेस्टेड है इसमें स्टेक लेने में, और एनएससी का आईपीओ भी आने वाला है, और उसके कारण से ये सब एक्सचेंजेस वाले स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करेंगे आगे भी। हालांकि इस स्टॉक को मैंने दिवाली पिक के तौर पे 180 के लेवल पे भी रिकमेंड करा हुआ है, बट आज भी मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। मेरा इसमें आने वाले 9 से 12 महीने में 525 का टारगेट है, तो खरीदारी करने की सलाह है। IEX में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी जी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आज आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।